है ना। हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सबका इस लिब्रस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं रविंद्र सर आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपको ये जानकर अपार खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश स्टेट की जो फॉर्म है वह शीघ्र आने वाला है। उसके सुपर टेट की 70,000 से ऊपर वैकेंसी आने वाली है। आप यह मान लीजिए कि हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जिस प्रकार से रिक्तियों की संख्या मांगी जा रही है, प्रत्येक जिलों से रिक्तियों की संख्या मांगी जा रही है, उन रिक्तियों की संख्या जो निकल करके आ रही है उससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब तक की उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती परीक्षा सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती होने वाली है। तो इसलिए जो है आप लोग अभी से तैयार होना स्टार्ट हो जाइए। और दूसरी चीज, जो नया ड्राफ्ट नया मसौदा तैयार हुआ है शिक्षक भर्ती का, उसमें आपको ये जानकर अपार खुशी होगी, वो हमारे मित्र, ऐसे मित्र जिनका एकेडमिक मेरिट बहुत कम रहा हो, जो एकेडमिक मेरिट से बहुत परेशान रहे हों, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, भैया लग जाओ, अभी से लग जाओ। क्यों? क्योंकि जो नए ड्राफ्ट के अनुसार ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो अगली वैकेंसी आ रही है उसमें 1/4 टेट का मार्क्स जरूर जोड़ेगी। तो ऐसे में आपको टेट की भी तैयारी करना बहुत ही अवसंभावी हो गया है। कहने का मतलब अवश्य तैयारी करें ताकि 1/4 अधिकतम स्कोर करें। देखिए, अब यहाँ से आप लोग पेन लीजिए, गेन कीजिए। जब तक पेन नहीं लेंगे तब तक गेन नहीं होगा आपका। पेन आप कहाँ लेंगे? आपके पास 2 महीने का अच्छा खासा बैकअप मिल गया है, इसमें अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप अपना यह देखिए कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, उसको देखिए। हिंदी जैसे है, आपको मैं हिंदी अभी चल रहा हूँ हिंदी लेकर के, आपको मैं हिंदी के जो टेट में आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 30 में 30 दिलवाने की जो है यह आश्वासन देता हूँ। आप मेरे साथ पढ़िए, 30 में 30 लेके जाइए। और जो ये टॉपिक चल रहा है वर्ण विचार का, क्लास संख्या 4 आज है, इसमें से आपके 3 प्रश्न रखे हैं। कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, 3 प्रश्न रखे हैं। हम इससे पहले 3 क्लास ले चुके हैं, चौथी क्लास हमारी है। और हम जो है स्वरों का भी वर्गीकरण कर चुके हैं और व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको यह बताया हुआ था कि स्वरों का जो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, उसको हमने इसलिए छोड़ रखा था क्योंकि हमने आपको अगली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में जो क्लास संख्या 3 थी, हमने स्वर तंत्रियों को बताया हुआ था। हमने बताया हुआ था स्वर तंत्रियों को। और आपने अगर स्वर तंत्रियों को पढ़ा हो, स्वर तंत्रियों को पढ़ा हो, तो आपको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज हो गया होगा कि हमारा क्या क्या है। जैसे इसको हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? कंठ पढ़ाया था। और इसको हमने बताया था, क्या बताया था? तालु बताया था। इसको जो बीच वाला गैपिंग स्थान है, इसको मूर्धन्य बताया हुआ था, मूर्धन्य बताया हुआ था। और इसको जो है दंत बताया हुआ था, या दंत कह दें। और यहीं पे अगला पोर्शन जहां से ओंठ वाला भाग होता है, ओष्ठ बताया हुआ था, ओष्ठ बताया हुआ था। और उसके बाद जो नाक से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, उसको हमने नासिका कह दिया था। और इसका हमने बड़ा डिटेल वीडियो बनाया था, बड़ा डिटेल इसको हमने पढ़ाया था। अगर उस चीज को पढ़ेंगे तो आपको ये उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का या व्यंजनों का किसी का वर्गीकरण छूटने वाला नहीं है। हम ये सोचते हैं, हम आपको देखिए, हम लिखवाना नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब सिर्फ लिखवा दें, आप रट जाइए, रटने की जरूरत नहीं है भैया, इसको समझने की जरूरत है। आप समझ लीजिए स्वतंत्रियों को, आराम से कोई भी वर्ड आप बोल सकते हैं। जैसे स्वरों का हमने उसमें आपको, जब स्वरों का वर्गीकरण में बता रहा था, तो लास्ट हेडिंग जब मैं डाल रहा था, वो उसमें कहा था मैंने कि जैसे जैसे ही उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण आया, मैंने कहा मैं इस टॉपिक को छोड़ रहा हूँ, इस टॉपिक को आपको अगले बताऊंगा, आगे बताऊंगा। तो वो चीज
यहां से मेरा मेन उद्देश्य यही था कि जब यह बताऊंगा तो आप स्वरों को आराम से ले सकते हैं। उसके बाद पिछले क्लास में वो सारी चीजें मैंने बता दी। अब इसके बाद आपको, जैसे हम प्रीवियस क्लास में आपको हमने देखा कि उच्चार हम पढ़ क्या रहे हैं, वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण विचार, वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, और हम जो पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, हम जो पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण हम ये पढ़ रहे हैं। देखिए, अब उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का भी वर्गीकरण यहीं पे देख सकते हैं आप, कि मतलब किस स्वर को हम कहाँ से बोल रहे हैं। जिस स्वर को जहां से बोल रहे हैं, जिस स्थान से बोल रहे हैं, उस स्थान से स्वरों का वर्गीकरण हो जाता है। जैसा कि आपने यह देख ही लिया कि किस स्वर को, कहने का मतलब जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं, उन स्वर तंत्रियों को हमने स्पष्ट रूप से देखने का यह प्रयास किया कि ये स्वर तंत्रियां हमारी क्या होती हैं और किस प्रकार से इन स्वर तंत्रियों का प्रयोग करके हम वर्णों के उच्चारण स्थान को जान सकते हैं। जैसा कि हमने स्वरों में बताया हुआ था कि अगर कंठ की बात करें, अगर हम स्वरों में स्वर की बात करें, थोड़ा सा रिवीजन चल जाए कि कंठ भाग वाले कौन से शब्द हैं, तो आ और आ, देखिए ये दोनों वर्ण अगर बोलते हैं, दोनों वर्ण बोलते हैं, तो ये कौन से भाग होते हैं, कंठ भाग के हो जाते हैं। ये चीज हमने आपको बताया हुआ था। उसके बाद जो है, हमने अगर तालु की बात किया, तालु के आधार पर देखिए, तालु, तालु ऐसे वर्णों को देखा जाए कि जिनमें जीभ हमारी क्या हो, तालु को टच करे। इसका हमने वीडियो बहुत डिटेल में बता रखा है। तो तालु कौन से वर्ण जो है तालु के आधार पर होते हैं, ठीक है। तालु के आधार पर कौन कौन से वर्ण होते हैं, मुंह के भीतर का जो पिछला भाग होता है, जैसे ई जो शब्द है, ई ई ई ई जब बोल रहे हो, ई ई ई ई ई, जब आप बोलते हो तो इन वर्णों को देखो, जीभ हमारी तालु को टच करने लगती है, यानी कि ई को हम कौन सा भाग बता सकते हैं, ई या बड़ी ई हो, ये सभी जो है कौन से तालु वर्ण हो जाते हैं। और मूर्धन्य वर्ण की बात करें, अगर मूर्धन्य की बात करें, मूर्धन्य वाले कौन से वर्ण हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा कि आ जो है कौन सा वर्ण हो गया है, आ जो है हमारा क्या हो गया, कंठ हो गया, और जो ई है वह तालु हो गया। उसके बाद अगर हम स्वरों में, यानी कि दो चीजें हो गई, एक वर्ण और बनता है कि री, री, ये जो री है आप बोलते हो, री को देखो, री री, तो यानी कि इसको मूर्धन्य वर्ण माना जाता है। अगर स्वरों में बात किया जाए तो मूर्धन्य वर्ण माना जाता है, तो इसलिए यहां पर जो है री मूर्धन्य वर्ण हो जाता है। अब इसके बाद जो है कुछ वर्ण जो है कंठ और ओंठ मिला करके, जैसे आप, अच्छा एक चीज और बता दें कि ओष्ठ की अगर बात करें, ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ सीधे सीधे जब हम ओठ का सीधे प्रयोग करते हैं, लेकिन स्वरों में बोलने के लिए आपको दो प्रकार से ऑप्शन मिल सकता है। एक तो सीधे कह सकता है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ मतलब कंठ का भी प्रयोग हो और ओष्ठ का प्रयोग हो, जैसे कंठ का भी प्रयोग हो और ओष्ठ का भी प्रयोग हो, ऐसे वर्ण बोल दिए। तो अगर कंठ और ओष्ठ का दोनों का प्रयोग आपको देखना हो तो आप जो है ओ और औ को देख सकते हैं। ओ और औ, ओ आपको कह दें ओ या औ, ओ या औ, ये दोनों वर्णों को अगर बोले हम तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं कंठ और ओष्ठ, ये दोनों मिला करके इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। तो इस प्रकार से अगर कोई भी ऑप्शन आ जाए, मान लीजिए ओष्ठ सिर्फ आता है, तब भी ये बता दीजिए उ उ उ उ उ, उ को हम ओष्ठ के आधार पर ही वर्गीकृत करते हैं, जो भी हमारा होता है।
ऊ, ऊंट। अगर ऊ वर्णों की बात करें, सिर्फ ओष्ठ की बात करें, ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में सिर्फ हमारा ऊ और बड़ा हुआ था। अगर इनका उच्चारण स्थान पूछे कि ऊ का उच्चारण स्थान, देखिए ओठ का प्रयोग कर रहे हैं, ऊ ऊ ऊ ऊ। ऐसे वर्णों को हम क्या कह रहे हैं, कंठ ओष्ठ कह दे रहे हैं। और ऐसे वर्णों को जिनको हम कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से जब बोले जाते हैं तो ऐसे बोले जाते हैं। एक वर्ण और छूट रहा है इसमें से, देखिए आ हो गया, ई हो गया, री हो गया, ओ हो गया और उ हो गया। यानी कि दो वर्ण हमारे छूट रहे हैं। कौन कौन से? ए छूट रहा है और ऐ छूट रहा है। ए और ऐ, इन वर्णों को अगर देखें, इन वर्णों को अगर देखें हम तो दो चीजों का प्रयोग हो रहा है। देखिए ए कंठ का भी प्रयोग हो रहा है और ए जीभ भी हमारी हल्की सी टच कर दे रही है। कहाँ पे? तो इसको हम कह सकते हैं कंठ और प्लस ताल। कंठ और ताल ये दोनों से मिला करके इन वर्णों का उच्चारण हो रहा था। इस चीज को हमने पहले भी बता दिया था। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये फ्री है आप। तो इसको जो है हम देखिए, अभी ये जो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण चूंकि जो है ये चीज अभी हम नहीं बताया, भी स्वरों का वर्गीकरण बताया है। तो इसको हम, ये है स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। ये चूंकि प्रीवियस में हम बता चुके हैं इसलिए यहाँ पे, और हमारा जो क्लास चल रहा है ये वाला चल रहा है, ये स्वरों का जो है वर्गीकरण हो गया कंठ मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर। इसकी जगह पे यहाँ व्यंजनों का मतलब, व्यंजनों का वर्णन की अगर हम बात करें तो क से लेकर के स्र तक की बात होता है। लेकिन ये चूंकि हमने रिवीजन में बताया कि रिवीजन के लिए है तो स्वरों का वर्गीकरण ये है। अब आइए हम अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं, रिवीजन उसका भी कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट आप ले लें। अच्छा, एक चीज और होता है, अनुनासिक वर्ण में भी कुछ कुछ वर्ण आ जाते हैं अनुनासिक में। जैसे अगर हम बोल दें, ये तो यार समझने वाली चीज है, चाहे आ हो या आ हो, कोई भी हो, जो जो उच्चारण स्थान इसका होगा वही उच्चारण स्थान इसका भी होगा। तो इसको ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपने स्वरों का वर्गीकरण देखा। तो आगे हम चलते हैं, इसके आगे चलते हैं, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमारा मेन पॉइंट क्या है पढ़ना। हमको मेन पॉइंट हमारा जो है, जिसको एक बार फिर से रिवीजन कर दें तो जैसा कि हमने बताया कि कंठ वर्ण हमने क्या बताया था, कंठ वर्ण हमने बताया था, का बताया था, खा बताया था, गा बताया था, घा बताया था। इसके साथ में आपको हमने स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, ये स्पर्श व्यंजन है। इसके साथ में प्लस में हा भी जो आपका आता है यह भी कंठ वर्ण में आता है। आप बोल करके देख लें, अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए हाँ, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि अभी स्पर्श व्यंजनों को ही चल रहे थे, उसी के आगे हम चल ले रहे हैं थोड़ा सा कि हा जो है हमारा क्या आता है, कंठ वर्ण में आता है। दूसरा जो हमारा आता है तालु, तालु कंठ वर्ण हमारा क्या है, ये वो स्थान है जहां पे ऐसे वर्णों को बोलने पे जहां पे कंठ जो हमारा सबसे अधिक प्रभावी हो वहां पे कंठ वर्ण होता है। तो ये चीज चूंकि पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं इसलिए बहुत ज्यादा इस पर प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। और ताल वर्ण की अगर बात करें तो चा वर्ण के वर्ण आते हैं, चा आता है, छा आता है, जा आता है, झा आता है, और उसी के साथ साथ हमारा या आता है और शा आता है। ये दोनों वर्ड भी आते हैं। अब जो प्रश्न का ट्रेड बन रहा है ना, इसको पूछता है, इसको पूछता है। अब आपसे जो प्रश्न पूछा थोड़ा सा टफ कर दिया, मान लीजिए लोग सोचने लगते हैं कि अरे भाई का से माँ तक तो हम कंठ काल मार्दन देख लिए हैं, बहुत सारे लोग गुरुजी लोग हैं यूट्यूब पे पढ़ाए चले जा रहे हैं, ट्रिक से पढ़ाए जा रहे चले जा रहे हैं, ट्रिक से पढ़ाए चले जा रहे हैं। भैया ट्रिक में ये नहीं आ रहा है आपका, क्या करोगे? तो इसलिए इसको समझना जरूरी है, पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो या और सा हो गया। इसके बाद मूर्धन्य वर्ण की बात आ रही थी, मूर्धन्य वर्ण की बात आ रही थी कि मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं। मूर्धन्य वर्ण टा आपका होता है, ठा होता है, टा, टा, ठा, डा, ढा, ये होता है। और उसके साथ साथ आपका एक वर्ण होता है मूर्धन्य षा।
इसी को हम मूर्धन्य श कहते हैं, क्योंकि इसके बोलने का स्थान क्या है, मूर्धन्य श है। ठीक, ये चीज है। उसके बाद आपका रा भी आता है, रा। रा, जो रा वर्ण है, रा वर्ण को भी हम मूर्धन्य वर्ण में, मूर्धन्य वर्णों की श्रेणी में रखते हैं। अगर मान लीजिए आपको रा आ जाए तो इसको कहाँ रखेंगे, मूर्धन्य वर्ण की श्रेणी में रखेंगे। तो ये चीज होंगे। इसके बाद जो है, अब देखिए, अब इसमें यहाँ से ट्रिक आपका यहीं से पूछता है, ट्रिक आपका यहीं से पूछता है कि ऐसे वर्ण कौन कौन से वर्ण हैं, ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं कि जो है, जो मूर्धन्य है। मूर्धन्य वर्ण आपसे अगर पूछा तो आपका यह हो सकता है। आपको रा का जो है, कुछ लोग जो है दंत वर्णों को भी बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसको आप ध्यान दीजिएगा, रा, री और रा। तो अगर आप उस तरह से पढ़ेंगे तो रा कृष्ण, 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 तो आप रा को इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में रा को अन्यत्र जगह रखा जाता है, वो आपसे कैसे हम बताएंगे, आगे बताएंगे। तो इस प्रकार से मूर्धन्य वर्णों की श्रेणी में इनको हम देखें, टा, ठा, डा, ढा और शा, इसको पढ़ते हैं शा। उसके बाद जो है, मूर्धन्य के बाद आते हैं हमारे ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण में आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, पा पढ़ा हुआ है, फा पढ़ा हुआ है, फा पढ़ा हुआ है, बा पढ़ा हुआ है, भा पढ़ा हुआ है, ये आते हैं। और उसके बाद आपने नासिक के वर्णन पढ़ा है, नासिक के पढ़ा है। नासिक में हमारा क्या आ जाता है, ङा आता है, ङा आ जाएगा, ञा आ जाएगा, णा आ जाएगा, न आ जाएगा और म आ जाएगा। ऐसे वर्ण जो नासिका के प्रयोग से बोले जाते हैं। तो ये चीज हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसको प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। क्लास संख्या 3 सर्च कीजिएगा हमारे लिब्रस के प्लेटफॉर्म पे, ये चीज वहां मिलेगा। तो अब चलते हैं इसी से आगे। अब हमने क्या देख लिया, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हमने यह देख लिया, ये प्रीवियस क्लास में हमारा पढ़ाया गया। अब जो है हमको क्या देखना है, हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। और वर्ण विचार में अब हम देखेंगे प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण देखेंगे, कि हम प्रयत्न के आधार पर जो है वर्णों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। इस प्रकार से अब हमको देखने की जरूरत है कि हमारे प्रयत्न क्या हो सकते हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि प्रयत्न, प्रयत्न के आधार पर, के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर हम देख चुके हैं। अब व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। प्रयत्न के आधार पर कहने का मतलब जो है कि हम जो बोलते हैं, जो बोलने का प्रयत्न करते हैं, उस प्रयत्न की बात कर रहे हैं। जब उस प्रयत्न की बात करेगा, उस प्रयत्न के आधार पर वर्गों, जो व्यंजन होते हैं, उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। अब यहां से भी आपका प्रश्न आता है। देखिए, जो हिंदी वर्णमाला है ना, बड़ा ब्रॉड है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपका आ सकता है। पिछले वाले पे आपका प्रश्न उस तरह से बन सकता है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है, किसका उच्चारण स्थान तालु है, किसका उच्चारण स्थान क्या है। अब प्रयत्न के आधार पर जो प्रश्न बनेगा, इस प्रकार से देख लेते हैं। पहले प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न होता क्या है। प्रयत्न जो है कि व्यंजनों में प्रयत्न जो है 3 प्रकार से किए जाते हैं, 3 प्रकार से किए जाते हैं। वो आगे अभी हम चलेंगे कि कितने की कौन कौन से हो सकते हैं व्यंजनों के प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण होता है उसके प्रकार से। तो देखिए, पहला नंबर तो हम चलते हैं स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। जो पहला हम वर्गीकरण करेंगे कि स्वर तंत्रियों के स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर
आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आपको हमने स्वरतंत्रियां बताया ना, स्वरतंत्रियां जो बताया हुआ है, स्वरतंत्रियां जो बताया हुआ है, ये सारी इनमें जो है, ये जो स्वरतंत्रियां होती है ना, स्वरतंत्रियां हमने आपको बताया हुआ। अब इसमें हम बहुत अधिक इसका फिगर नहीं प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। स्वरतंत्रियां हमारी, ये हमने आपको बताया हुआ था ना कि कंठ, ताल, मूर्धा, ठीक है, दंत, ओष्ठ, नासिका, ये जो है हमने बताया हुआ था स्वरतंत्रियों के आधार पर। तो ये स्वरतंत्रियां हैं। अब इसमें जो है कहीं कहीं कंपन होता है। इस कंपन के आधार पर वर्णों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है कि कंपन किन किन वर्णों में होता है। तो देखिए, दो चीजें होते हैं। स्वरतंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक तो होता है घोष वर्ण, घोष वर्ण होता है, और दूसरा होता है अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। देखिए, अब आपको थोड़ा सा नया चीज मिला होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, घोष वर्ण क्या बता रहे हैं, अघोष वर्ण बता रहे हैं, वे कौन से होते हैं। देखिए, घोष वर्ण वे होते हैं जिनको वर्णों को का उच्चारण करते समय हमारे स्वरतंत्रियों में कंपन होता है। घोष वर्ण की अगर हम बात करें कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वरतंत्रियों में कंपन होता है। स्वरतंत्रियों में क्या होता है, कंपन होता है। ऐसे वर्ण क्या होते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। अगर आप उससे घोष वर्ण की सीधे सीधे छोटे क्लासों की अगर हम बात करें कि घोष वर्ण की परिभाषा आपसे पूछ लिया जाए कि घोष वर्ण क्या होते हैं, तो घोष वर्ण वह होते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में हमारे स्वरतंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें हम जो क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। या कंपन को हम यह कह सकते हैं कि नाद होना, यानी कि कुछ नाद हो, ठीक है। और अघोष वर्ण वे होते हैं जिन वर्णों को बोलते समय, यानी उच्चारण करते समय, बोलते समय हमारे स्वरतंत्रियों में कोई कंपन न हो। देखिए, सबका उदाहरण के साथ बताएंगे, अभी इसको पहले देख लीजिए। एक ही जगह सारी चीज नहीं लिखी जा सकती, तुलनात्मक तरीके से जब बताएंगे तो आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा, और उसको ट्रिक भी बताएंगे कि किस ट्रिक के साथ क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो है क्या होता है, कंपन होता है हमारे स्वरतंत्रियों में, वहां पर क्या होता है, घोष वर्ण होता है। इसको हम सघोष वर्ण भी कहते हैं। अगर इसको चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं सघोष लिख सकते हैं, घोष सहित, और उसको आघोष लिख दिए बिना घोष के। आप सीधे सीधे समझिए कि आघोष यानी बिना घोष के, और सघोष क्या होता है, घोष घोष जो होता है। इनके आधार पर आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण घोष वर्ण होते हैं, कौन कौन से अघोष वर्ण होते हैं, हम यह जानते हैं। हम वर्गीय व्यंजनों को लेते हैं।
हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण विचार में हमको हमको क्या देखना है कि स्वर तंत्रियों में हमने क्या देखा कि स्वर तंत्रियों में स्वर तंत्रियों में स्वर तंत्रियों में स्वर तंत्रियों के आधार स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, सीधे वही चीज लिखिए, कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, हम यही चीज पढ़ रहे हैं। हम यही चीज पढ़ रहे हैं। अब देखिए, हमने दो चीज बताया। क्या बताया? पहला नंबर घोष बताया। पहला क्या बताया? घोष। और दूसरी बात क्या बताया? आघोष। 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 ये घोष वर्ण और अघोष वर्ण आपको हमने बताया कि जिनमें जिनको बोलने में कंपन हो, जिनको बोलने में कंपन ना हो। जैसे अब हम व्यंजनों को ही ले लेते हैं। हम देख लें कि का, खा, गा, घ, ङ, चा, छा, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म, ये होते हैं। यहां पे दो चीजें आप यह देखिए कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हमने कहा। देखिए, आप जैसे क, ख, ग, घ, ङ, क, ख, इनको क और ख को जब बोलते हैं आप, कोई कंपन हो रहा है? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, कोई कंपन नहीं हो रहा है। जो कोई कंपन नहीं हो रहा है तो कौन से वर्ण हो, जिन वर्णों में बोलने में कोई कंपन ना हो तो वह क्या होते हैं? अघोष होते हैं। इनको देखिए, घ, घ, ङ बोलते हैं तो थोड़ी सी आवाज जैसे आपने वो देखा हो, म्यूजिक सिस्टम अगर जानते हैं, म्यूजिक सिस्टम में जब आप उसकी ट्यूनिंग को बढ़ा देते हैं तो थोड़ा सा झनकार आ जाता है। आप याद कीजिए उस झनकार को। यानी कि जिन वर्णों को बोलने में थोड़ा सा झनकार आ जाता है, हमारे बोलने में थोड़ा सा झनकार आ जाता है, वो जो है कौन से वर्ण होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। और जिनमें झनकार नहीं होता है उनमें घोष वर्ण नहीं होता है। तो झनकार को याद रखिएगा। अब कैसे? अब देखिए, क, ख झनकार आया, लेकिन घ, घ, ङ, अब देखिए हल्का सा झनकार आ रहा है, बहुत हल्का सा, नाम मात्र सा। दूसरी चीज, आप अगर झनकार को ना भी समझ पाए तो यह हमेशा समझिए कि जो है सीधे सीधे आपको समझने की जरूरत है कि तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो है ये सभी कौन से वर्ण हैं? घोष वर्ण है। घोष वर्ण। घोष वर्ण ये है, घोष वर्ण है। और जो है हमारा ये पहला और दूसरा, सभी वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण क्या होते हैं? ये अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण। देखिए, आपको अब यहाँ पे ट्रिक भी मिल गया कि घोष, तीन चार पांच घोष, एक दो अघोष, एक दो अघोष, तीन चार पांच घोष, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा जो है घोष वर्ण है। अगर आपको कंपन नहीं आता, आपसे पूछ लिया गया कि घोष वर्ण में से कौन सा नहीं है या कौन सा घोष वर्ण है, तो आप यह जान जाइएगा कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आया तो वह घोष है। और अघोष वर्ण क्या होता है? जो वर्ग का कौन सा होता है? पहला और दूसरा वर्ण होता है, वह कौन सा वर्ण होता है?
अघोष वर्ण होता है। इनके साथ साथ कुछ वर्ण और अघोष होते हैं जो जो उस व्यंजन में आते हैं। उस व्यंजनों में यानी कि जो तीनों सा हमारे होते हैं, यानी कि जो हमारे तीनों सा होते हैं, ये तीनों सा जो है अघोष वर्णों की श्रेणी में आते हैं। अब इसमें से आपको पहला दूसरा तीसरा तो चौथा पांचवा की बात की जा रही थी कि पहला दूसरा घोष, तीसरा चौथा पांचवा घोष, लेकिन यहाँ पर तीनों सा जो है यह क्या है, घोष, यह जो है अघोष वर्ण है। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है इसमें से कौन सा घोष वर्ण है। आपको जो मैं संधि पढ़ा रहा था वहां पे घोष और अघोष का बात में चला रहा, तो घोष और अघोष यहाँ से देखो भैया, यहाँ से देखोगे आपको घोष और घोष अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि पहला और दूसरा अघोष है, साथ में तीनों सा, जो तीन सा है आपके, कहने का मतलब तालु सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, ये तीनों सा की अगर बात किया जाए तो यह अघोष है। और प्लस घोष वर्ण में भी कुछ वर्ण आते हैं। हम बात करें या, रा, ला, वा और हा, ये जो हैं या, र, ल, व और हा, ये जो है घोष वर्ण में आते हैं क्योंकि इनको बोलने में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो इस प्रकार से घोष और अघोष वर्णों को आपने जान लिया। यहाँ पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन सकता है। इसमें कैसे प्रश्न बन सकता है, कैसे प्रश्न बन सकता है, प्रश्न पूछने का तरीका क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए, हम जो है पढ़ रहे हैं वर्ण विचार, जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार, वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, प्रश्न संख्या 1 कि निम्न में से घोष वर्ण है। आपको ऑप्शन में मिला क्या, का, हा मिल गया, खा मिल गया, खा वाला मिल गया, चा, और गा वाला मिल गया, छा, और घा वाला जो मिल गया, घा वाला मिल गया आपका ता। अब सीधे इसमें पूछ रहा है कि इसमें से भैया कौन सा घोष वर्ण है। आपको सीधे पहचानने की जरूरत है कौन पहला दूसरा है, पहला दूसरा अघोष होता है। तो चा पहला अक्षर अघोष है, छा पहला दूसरा अक्षर अघोष है, घोष अघोष है, ता पहला अक्षर क्या है, अघोष है। लेकिन यहाँ पे हा जो वर्ण आया हुआ है हमने पहले ही लिखवाया है क्या, कि हा वर्ण कौन सा वर्ण होता है, घोष वर्ण होता है। इसलिए का इज द राइट आंसर, और इस आंसर के साथ आप जाएंगे। इस प्रकार से आपने घोष और अघोष वर्ण को देखा। अब थोड़ा सा प्रश्न अगर मान लीजिए प्रश्न का पैटर्न थोड़ा सा टफ कर दे, अगर तो कैसे पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न देखो, निम्न वर्ण में से कौन सा, देखिए टफ क्वेश्चन बना रहा हूं, कौन सा वर्ण तालु अघोष है, तालु अघोष वर्ण है। अब देखिए दो प्रश्न एक साथ मिलाकर के पूछ लिया आपसे। अगर ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए, आपको ऑप्शन ए में मिल गया, कि का, ऑप्शन बी में मिल गया जा, ऑप्शन सी में मिल गया झा, और ऑप्शन डी में मिल गया छ। देखो अब तो कहोगे भैया चा छा जा झा पूरी लाइन ही दे रखे हैं, यहाँ पे क्या प्रश्न है, आप सीधे सीधे जा के साथ या किसी के साथ चले जाओ, का के साथ चले जाओ अघोष वर्ण,
अरे भैया अघोष के साथ साथ तालु भी लगा हुआ है, तालु अघोष वर्ण है, तो तालु इसमें से पहले देखिए, तालु इन तीनों में से तीनों है, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसमें से कौन सा हमारा पहला या दूसरा वर्ण है, क्योंकि अघोष वर्ण हमारा क्या होता है, या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। तो पहला या दूसरा वर्ण हमारा क्या हो रहा है, डी हो रहा है। तो इस प्रकार से डी इज द राइट आंसर, इस प्रकार से यह होगा। इस प्रकार से घोष और अघोष वर्णों से आपका प्रश्न पूछा जाता है कि घोष वर्ण क्या है, अघोष वर्ण है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलें, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रेम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो आपने अब तक यहाँ पर क्या पढ़ा, घोष और अघोष वर्णों। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा लंबा हो जा रहा है, हम सोच रहे हैं अब अगले क्लास में, क्योंकि अब हमको जो है पढ़ाना है प्राण मात्राओं के आधार पर, उसके समय लगने के आधार पर, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, ऐसे प्रश्नों को पढ़ाना है, ऐसी चीजों को पढ़ाना है। तो उसके लिए एक लंबी क्लास होने की आवश्यकता है, अगर इसमें हम लेते हैं तो आप उबने लगेंगे। इसलिए यह क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आपको लिब्रस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखने के लिए आभार व्यक्त करते हैं, और आपको साथ ही साथ यह पुनः आश्वासन देते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट की वैकेंसी अगले महीने या इसी महीने के लास्ट हफ्ते में टेट का फॉर्म भरा जाने लगेगा, सुपर टेट का फॉर्म उसके जस्ट बाद आ जाएगा। तो इसी वक्त तैयारी में लग जाइए। और दूसरी चीज, अभी आज का नोटिफिकेशन है, आज जो डेट है आज 17/5/2023 है, और आज का नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी में खेल कोटे से जो वैकेंसी आने वाली थी वह शीघ्र ही एक हफ्ते में आ जा रही है। तो ऐसे में ये चीज पढ़ना ना भूलें। तो लिब्रस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं रविंद्र सर पुनः आपका एक बार स्वागत करते हुए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।